हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी अबाउट यूनिट सेल और आपके लेटिस के बारे में। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको अगर हम 3D में अरेंज करें, ठीक है, तो वो किसका फॉर्म करती है, फॉर्मेशन करती है? आपके यूनिट से आपके लेटिस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी क्या होती है, यूनिट सेल्स होती है। उनका हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, आपके एक तो होती है प्रिमिटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और दूसरी होती है आपके नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड, जिसमें आते हैं आपके बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो टोटल ये आपके 4 टाइप की यूनिट सेल्स होती है। ठीक है, और लेटिस प्रेजेंट होते हैं आपके पास। क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो 7 टाइप के आपके क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं या क्रिस्टल लेटिस होते हैं। उनको और 4 टाइप की यूनिट सेल को मिला के आपको 14 टाइप के टोटल यूनिट, आपको टोटल क्या मिलेंगे, लेटिस मिलेंगे, जो इस मतलब अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। टोटल 14 टाइप के आपको लेटिस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हमने बात की थी कि अबाउट जो भी यूनिट सेल्स होती है उनको कैरेक्टराइज करने के लिए हमें एजेस की ज़रूरत पड़ती है, ए बी सी, और इंटरफेशियल एंगल दैट इज़ अल्फ़ा बीटा और गामा, इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यूनिट सेल आपके और ये जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और आपके जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके बेसिस पर हमें टोटल 14 टाइप के ब्रेवियस लेटिस जिन्हें हम बोलते हैं उनके बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 14 टाइप के आपके पास लेटिस एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेवियस लेटिस। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा ब्रेवियस लेटिस। ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम नेक्स्ट जो है आपका दैट इज एज लेंथ। ठीक है, या एजेस। नेक्स्ट आता है आपका इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल्स। और थर्ड आते हैं आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स सेल। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें क्रिस्टल सिस्टम, इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक या तरीका है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और उसी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और वो ट्रिक है आपके पास सी टी ओ आर। सी टोर, एच एम टी। ये ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। सी टोर, एच एम टी। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, टी स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, O stand for orthorhombic, R stand for rhombohedral, ठीक है, H stands for hexagonal, hexagonal, M stand for monoclinic और T stands for triclinic। तो ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। क्लियर है? दुनिया में आपके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? एजेस के बारे में बात करें तो सिंपल ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। किसके लिए? क्यूबिक के लिए। ठीक है,
फिर रिपीट कीजिए A इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। देन A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। अब इसी पैटर्न को आप क्या कीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए फर्स्ट से वापस। A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, दोनों क्लिनिक मतलब दोनों में सेम लेना है आपको। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एंगल्स के बारे में बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री फर्स्ट। सेकंड के लिए भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और थर्ड के लिए भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। रोम्बोहेड्रल के लिए बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, बट ऑल आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल की अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होता है, और एक एंगल दैट इज गामा कितना होता है आपका 120 डिग्री होता है हेक्सागोनल में, ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, गोनल मीन्स गामा, गामा कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है। मोनोक्लिनिक के लिए अगर हम बात करें, इसके लिए अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है, और जो बीटा होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और थर्ड लास्ट ट्राइक्लिनिक के लिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ऑल आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। तो ये थोड़ी सी एक ट्रिक है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। सीटोर HMT ये ध्यान रखना है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। आर स्टैंड फॉर रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। टी 2 बार आता है, तो ऊपर वाला है टेट्रागोनल के लिए, सबसे लास्ट वाला है आपके ट्राइक्लिनिक के लिए, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक के लिए। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी बट B इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। इसी सेम पैटर्न को आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है। और लास्ट में दोनों में क्लिनिक है, दोनों में आपको सेम ले लेना है, ठीक है। इन दोनों में सेम। यहाँ अल्फा बीटा गामा ऊपर के तीनों में तो आपका तीनों इक्वल है 90 डिग्री, तीनों इक्वल है बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, और गामा कितना है 120 डिग्री, किसके लिए हेक्सागोनल के लिए। मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंड अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं है और तीनों 90 डिग्री नहीं है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, मतलब FCC है, BCC है, उस बेसिस पर अगर हम नंबर हम देखें तो डायरेक्ट नंबर याद रखिए आप 3 2 4 1 1 2 1, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल मतलब यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप की 3 यूनिट सेल्स जो होगी वो आएगी, जैसे सिंपल क्यूबिक या FCC BCC। ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है वो आपके 3 यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC। इसी तरीके से ये 2 यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा, ये चारों यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा, बाकी 1 1 और 2 1 में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उतना डीप में अपने को जाना है नहीं कि कौन सा किस में यूनिट सेल है, अपने को सिंपल ये नंबर याद रख लेना 3 2 4 1 1 2 1, ठीक है। 3 + 2 5, 5 + 9 5 + 4 9 10 11 13 और ये 14। तो 14 टाइप के आपके क्या होते हैं, लेटिस फॉर्म होते हैं। 14 लेटिस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लेटिस। तो दुनिया में आपके 14 तरह के ब्रेवियस लेटिस एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल के बेसिस पर। क्लियर है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
इजी है। हर दिन जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हो तो इसको एक बार रिवाइज कर लेने का। जब सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट होगा उससे पहले आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अलग अलग इन्हीं के ऊपर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम 2-3 कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, कि कितने एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सब भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा। बॉडी सेंटर्ड पूरा का पूरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, फेस सेंटर कितना करता है 1/2। कॉर्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1/8। ठीक है, और एज सेंटर पे हो तो 1/4। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और फेस सेंटर 1/2। एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पर। इन्हें क्यूबिक लैटिस a compound is made up of x and y। ठीक है, एक क्यूबिक लैटिस वाला एक कंपाउंड है जो किस किस से मिलकर बना हुआ है x और y से। ठीक है, इन्हें क्यूबिक लैटिस ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ x and y। x are present at the corners, x and y एटम्स लिख दो थोड़ा और क्लियर रहेगा। ठीक है, x are present at the corners and y are present at the face centers। ठीक है, find the molecular formula of the compound। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्यूबिक लैटिस है, एक कंपाउंड है जो x और y से बना हुआ है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है क्यूबिक लैटिस है, और x जो है वो आपके कहाँ पर प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, और y जो है आपके कहाँ प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। मतलब कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो x तो प्रेजेंट है आपके कॉर्नर्स पर, ये 8 कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है आपके पास x प्रेजेंट है, सब जगह क्या है आपका x। क्लियर है, 8 हो जगह, और y प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। तो 1 2 3 4 5 6 फ्रंट और बैक, टोटल 6 फेसेस होती हैं एक क्यूब पर। ठीक है, तो ये तो हुई फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, एक बैक वाली और एक फ्रंट वाली। ठीक है, टोटल 6 फेस होते हैं। ये सब क्या है आपके पास y। तो आपको क्या बताना है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल। आप देख लिए, आपको अगर फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल से आपको देखना है कि एक यूनिट सेल में कितने x और y है, वो आपको ध्यान रखना है, बस वही कैलकुलेट करना है। वही क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अगर हम बात करें x के लिए, x कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 8, x आपके हैं 8 और आपके एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं उसका 1/8। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो इस यूनिट सेल में आपके x के कितने एटम हैं 1। क्लियर है। चलिए y के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और एक y का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो 6 × 1/2, मतलब इफेक्टिवली आपके पास देखा जाए तो इस यूनिट सेल में कितने y हैं 3। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा x1 y3 दैट इज xy3, ये होगा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है in a face-centered lattice of x and y, in a face-centered lattice of x and y, x atoms are present at the corner and y atoms are present at the face centers। ठीक है, x कॉर्नर पर है और y कहाँ है, फेस सेंटर पर है। तो आपको फाइंड आउट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला, देन फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला of the compound if one of the x atom is missing from the corner from each unit cell। देखिए क्वेश्चन जो पहले वाला था सेम उसी की तरह ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इसमें। ठीक है, वही सिंपल क्यूबिक हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, एक्स और वाई से आपका क्या बना हुआ है, एक कंपाउंड बना हुआ है जिसमें एक्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है, और वाई कहाँ है, आपके फेस सेंटर पर है। ठीक है, तो एक्स फिर से आपके कहाँ है, कॉर्नर्स पर है, ये सब क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स, और वाई कहाँ है, आपके फेस सेंटर पर है, ये वाई। क्लियर है, 6y हो गए। अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कंपाउंड का, इफ वन ऑफ द एक्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर फ्रॉम ईच यूनिट सेल, मतलब हर एक यूनिट सेल से एक एक्स क्या है, गायब है, एक एक्स एटम क्या है, गायब है। 8 है
टोटल उसमें से एक गायब है, इसका मतलब टोटल कितने रहेंगे आपके पास? 7 ही रहेंगे। क्लियर है? एक को आपको गायब करना पड़ेगा, किसी को भी गायब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्या आपके पास रहेगा? गायब रहेगा। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है, हर एक यूनिट सेल से मिसिंग है। अब एक्स के बारे में बात करें, टोटल कितने एटम होते थे? पहले 8 होते थे और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 हम लेते थे। ठीक है, अभी टोटल कितने हो गए आपके पास? 7 हो गए। कंट्रीब्यूशन तो अभी भी 1/8 का 1/8 ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। तो x का नंबर कितना आ गया? 7/8। क्लियर? y फेस सेंटर पर है, 6 टोटल है, कंट्रीब्यूशन हर एक का कितना है? हाफ, तो टोटल हो गए 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x 7/8 y 3। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में हम लिख नहीं सकते हैं एटम्स को। तो क्या करें, हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x 7 y 24, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, x 7 y 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, कभी बॉडी सेंटर पे दे देगा एटम को, कभी कॉर्नर पर दे देगा, कभी फेस सेंटर पर दे देगा, कभी एजेस पर दे देगा। तो जितने एटम्स है मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन कर दो, वो एक कम वैल्यू आ जाएगी x की। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लो, x और y में फॉर्मूला बना लो। सिंपल तरीके के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको करने के लिए देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है a solid has a structure, a solid has a structure in which W atoms are located at the corners। ठीक है, W atoms are located at the corners of a cubic lattice of the cubic lattice O atoms are located at the edge center O कहाँ है? एजेस के सेंटर पर है। एंड N atoms are at the body centered center। ठीक है, एन एटम कहाँ है? बॉडी के सेंटर पे है। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का, दी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। क्लियर है? तो वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सेम उसी तरीके से हम करते हैं, डायग्राम बना के। आप भी डायग्राम बनाया करो स्टार्टिंग में, उसी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया है, मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगा फिर समझाऊंगा, आप उसके बाद भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्ट्रक्चर है जिसमें W एटम्स कहाँ हैं? कॉर्नर्स पर।
W एटम्स, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पर आ गए आपके W एटम्स, ठीक है। O एटम कहाँ पर लोकेटेड है? एज के सेंटर पर। ये मान लो एज है, टोटल एज तो इसी को बोला जाता है। ये जो एज रहती, एक क्यूब में कितनी एजेस रहेगी टोटल? 12। कितनी? 12। 1 2 3 4, ऐसे ही पीछे 1 2 3 4, 8 9 10 11 12। इनको क्या, सबको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। 12 एजेस रहती है एक क्यूब में, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या हुआ आपका? एज सेंटर हुआ। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका? ऑक्सीजन, ठीक है। और सोडियम एटम प्रेजेंट है कहाँ है? बॉडी के सेंटर पर। ये बॉडी का सेंटर, और यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका? सोडियम। ये तो अंदर ही है कंप्लीट, ठीक है, कहीं से कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इसका, पूरा आपके यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा। तो एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स कहाँ है? कॉर्नर्स पर है, तो कॉर्नर्स पर टोटल 8 है, तो 8 इंटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्स की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। वाई, वाई कहाँ? एज के सेंटर पर है, टोटल एज कितना है? 12 इंटू, अब ये जो एज सेंटर वाला है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? कितना? 1/4, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एज वाला है, ठीक है, ये एक और इसके पास वाले से भी कंट्रीब्यूट करेगा, और एक मान लो अगर ये पीछे है तो इसके एक आगे वाले से भी क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। एज वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/4, तो 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड वाला सिंगल, तो 1 इंटू 1 पूरा 100% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स की जगह क्या है आपका? W, ये तो है W, एक्स 1 होगा, वाई 3 होगा, और जेड 1 होगा। तो इसको हम अगर अरेंज करें सही तरीके से, तो जो फॉर्मूला कंपाउंड का आएगा दैट इज Na, जो क्या है? जेड, Na1, W एक्स दैट इज आल्सो 1, और वाई क्या है आपका? ऑक्सीजन, दैट इज O3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी NaWO3। क्या रहेगा? NaWO3, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा ये। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्या है? मिल सकते हैं छोटे मोटे, कभी कॉर्नर पर दे देगा, कभी फेस सेंटर, कभी एज पर दे देगा, कभी बॉडी के सेंटर पर दे देगा, कभी बोल देगा कि जो एज वाला है उसमें से एक मिसिंग है, तो 12 की जगह कितने आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। कभी बोल देगा कॉर्नर 2 मिसिंग है, तो 8 की जगह कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से वो खेलता रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करना है, ठीक है ना, इजी रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसे आप एक बार नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी हमने यूनिट सेल्स पढ़ी है उनका हम एनालिसिस करते हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में एक तो क्यूबिक यूनिट सेल है और एक आपकी हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अबाउट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। और इसमें जो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जिसे हम बोलते हैं जेड, या कभी कभी आप इसे
जेड इफेक्टिव भी बोल देते हो, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें देखें तो देखिए ये एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है आपका, क्लियर है। सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए अगर हम बात करें तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर, ओनली एट दी कॉर्नर्स, और कहीं पर नहीं। प्रिमिटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें जेड, तो एटम्स कहाँ है, केवल और केवल कॉर्नर्स पर है। कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8, तो 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। मतलब देखा जाए तो जेड की वैल्यू कितनी है, 1। मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल फॉर सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 होते हैं, क्लियर है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर CN, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। किसी भी एक एटम के नियरेस्ट कितने नेबर्स है, कितने एटम्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस हमने देखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहां बनाता हूं आगे, फिर से ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं मान लो इस एटम के लिए कि इस एटम के आसपास कितने और एटम्स हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो ये एटम है, जिस तरीके से एक एटम आगे की तरफ है वैसे सेम एक एटम पीछे की तरफ भी होगा, हमें उसको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। हम यूनिट सेल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, कि एक एटम के पास में, जस्ट पास में कितने एटम्स हैं वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल यूनिट सेल है और हमें पता है सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, चारों तरफ से घिरी हुई रहती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरीके से, ठीक है। तो आपको उनको ध्यान रखना है, ठीक है। एक एटम आपका यहाँ है बॉटम पर, तो एक एटम आपका टॉप पर भी रहेगा, ठीक है। एक एटम आपका लेफ्ट में है, तो एक एटम आपका राइट में भी रहेगा। तो ये वाला जो एटम्स है सेंटर वाला, ये कितने नियरेस्ट एटम से घिरा हुआ है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आएगा आपका, वो कितना आएगा, 6 आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, रिलेशन बिटवीन A एंड R, A और R के बीच में रिलेशन, ठीक है। यहाँ A क्या है आपके पास, A है एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल या एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें R के बारे में, तो R क्या है, R इज रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर एटम, क्योंकि एटम्स को हमने क्या कंसिडर किया है, स्फीयर, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए और आर,
ए क्या है, एज लेंथ है आपकी, ये एज लेंथ है, जिसे हमने किससे डिनोट किया है, ए और ए से। क्लियर है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर है आपका उसकी रेडियस को दिखाया गया है। ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ये एटम्स होते हैं ये भले ही मैंने दूर दूर बना के रखे हैं, लेकिन आपके सिंपल यूनिट सेल में ये जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच किए हुए रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, ये थर्ड, कुछ ऐसा है फोर्थ। ठीक है, सेम इसी तरीके से नीचे भी रहेंगे, यहाँ पे रहेगा पीछे थर्ड, एक आपके फोर्थ। ठीक है, इनको अगर हम मिक्स करें, इनके सेंटर को मिलाएं, फर्स्ट का सेंटर, सेकंड का सेंटर, ये थर्ड का सेंटर, ये फोर्थ का सेंटर, इनको अगर हम मिलाएं ऐसे सेम नीचे भी सेंटर रहेंगे, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये आपके इसका सेंटर, इन सबको अगर हम मिलाएं तो आपके पास क्या बनता है, एक क्यूब बनता है। और वही क्यूब क्या है आपका, सिंपल यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो देखिए अगर ये एटम फर्स्ट और ये सेकंड ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसकी लेंथ हमने क्या कंसीडर की हुई है, ए, एज लेंथ हमने क्या माना है, ए माना है, और ये किसके बराबर है, इसके सेंटर और इस सेंटर के दोनों के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है, और इसकी रेडियस हमने क्या ली हुई है, आर ली हुई है। तो ये भी आपके पास आर है और ये भी आर है। ठीक है, यहाँ से बताऊँ तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये टोटल 2r हुई, किसके इक्वल होगी, एज लेंथ के, और एज लेंथ को हमने क्या लिया हुआ है, ए। तो हम सिंपल कह सकते हैं ए इक्वल टू 2r, सिंपल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, दैट इज ए इक्वल टू 2r। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अबाउट, थर्ड हो गया, फोर्थ दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, सी डी, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम बढ़े दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। या फिर कभी कभी इसे पैकिंग एफिशिएंसी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो फ्रैक्शन आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जो एटम्स है उसने कितना घेर के रखा हुआ है, किसको, आपके लेटिस को, कितनी पैकिंग है उसकी। अब यहाँ अगर हम देखें तो आपका क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल बना हुआ है। ठीक है, और एटम्स ने उसको चारों तरफ से कॉर्नर से क्या है, घेर के रखा हुआ है। ठीक है, बट क्या यहाँ पे जो एटम्स हैं उन्होंने पूरे क्यूबिक यूनिट सेल को घेर के रखा हुआ है या उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, नहीं। आप देखोगे यहाँ बीच में क्या है, स्पेस है, बिल्कुल है, क्योंकि ये आपस में तो टच कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये स्पेस है या नहीं है, तो यहाँ पर तो एटम है नहीं, तो ये क्या है, 100% आपके एटम्स ने इस यूनिट सेल को ऑक्यूपाई नहीं किया गया। जितना परसेंट ऑक्यूपाई किया गया है उसी को हम बोलते हैं उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, जितना ज़्यादा और क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी होगी उस लेटिस की, या वो जो मेटल होगा आपका सॉलिड होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट उतने ही हाई होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतने ही हाई होंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपके डिपेंड करती है किसके ऊपर, पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर। जितना क्लोजली टाइटली पैक होगा आपका लेटिस, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सॉलिड क्या होगा आपका, हार्ड होगा। ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब ज़्यादा होंगे।
ठीक है। और जितना आपका पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी, जो पैकिंग है वो क्या होगी, लूज होगी, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होंगे, थोड़े से कम होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हम पैकिंग एफिशिएंसी से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी को पता कैसे करें। सिंपल सी चीज़ है, कितना ऑक्यूपाई किया है वो देख लो, डिवाइड बाय टोटल जो वॉल्यूम है वो देख लो, इनटू 100 कर दो, वो आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें इसके लिए तो एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई किया है वो हम निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम देखें, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। एटम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एटम्स ने, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स पर यूनिट सेल वो कैसे निकालें, सिंपल सी बात है, कितने एटम्स है वो काउंट कर लो यूनिट सेल में और मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके एक एटम के वॉल्यूम से। एक एटम हमने क्या लिया है, स्फेयर लिया हुआ है, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन ए यूनिट सेल कितने होते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वो ले लो पहली बार, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ एटम, कितने एटम्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक एटम के वॉल्यूम से, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन अपने पास कितना है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने हैं 1 इंटू एक एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है ए इंटू ए, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपका ए क्यूब, और ए को हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज 2r का होल क्यूब, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, पाई की वैल्यू रखोगे, आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं लिखता हूँ 0.524, कितना आएगा 0.524, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन आपका कितना है 0.524। वहीं अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी तो वो कितनी हो जाएगी, ऊपर लिख देता हूं मैं, पैकिंग एफिशिएंसी वो हो जाएगी 52.4%। मतलब जो एटम्स हैं उन्होंने क्यूबिक यूनिट सेल के केवल और केवल 52.4% को ही घेरा हुआ है, बाकी क्या है आपका एम्प्टी स्पेस है। तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी 52.4, तो एम्प्टी स्पेस या इसे हम बोलते हैं वॉइड, परसेंटेज वॉइड, वो कितना होगा आपके पास 100 में से इसको माइनस कर दो दैट इज 47.6%। तो कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लेते हैं, कभी कभी परसेंटेज वॉइड पूछ लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी एक ध्यान रखो, 100 से उसको माइनस कर दो, वॉइड अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। फिर से समझा देता हूँ मैं, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो आपके एटम्स हैं उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, यूनिट सेल में। अब पूरा 100% तो ऑक्यूपाई किया हुआ है नहीं,
बीच में खाली स्पेस भी है। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, कितने एटम्स है और उन एटम्स का वॉल्यूम निकालना है। तो कितने एटम्स हैं हमने देख लिया भाई, एक ही एटम है और एक एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइड बाय हमने टोटल वॉल्यूम कर लिया किसका, यूनिट सेल का। यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए को हमने रिप्लेस किया आर से, 2r से, और यहाँ पे डायरेक्ट हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया। ठीक है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 किसके लिए, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए होता है। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट, सबसे पहले ब्रेवियस लेटिस के बारे में बात की। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और आपके 4 टाइप के यूनिट सेल्स होती है, उन सबको कंबाइन करके आपके पास टोटल 14 टाइप के ब्रेवियस लेटिस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो सब हमने देख लिया, उसके लिए ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना, 2-4 दिन में आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए उससे रिलेटेड, और लास्ट में अभी हमने बात की किसके बारे में, क्यूबिक यूनिट सेल का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम बात कर रहे हैं, फिर हम आगे बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करेंगे, फेस सेंटर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1 होंगे सिंपल में। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उसको कितने एटम्स घेरे हुए हैं चारों तरफ से, वो हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मतलब कितने एटम्स के साथ उसका कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगा, अपने पड़ोस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो वो कितने, वो काउंट कर लो, वो कितने हैं, 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन फाइंड आउट किया किसमें, एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फेयर या रेडियस ऑफ एटम, वो कितना होता है, ए इक्वल टू 2r। ठीक है, और लास्ट में हमने बात की पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अब फ्रैक्शन है तो 1 से स्मॉल होगा, 1 से तो कम ही होगा, तो 0.5 to 4 के आसपास आता है। ठीक है, वहीं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो 52.4% के आसपास आपकी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है, और वॉइड या खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, वो कितना रहता है आपका, अराउंड 47.6% के आसपास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। क्लियर है, अभी इससे रिलेटेड और भी एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 4 प्रॉपर्टी डी तक तो हमने पढ़ ली, एक और 5th है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।